साल 2003 से लेकर 2008 तक पूरे भारत में जितने भी बम धमाके हुए वो सब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया। ये बात मेरी नहीं है बल्कि ये कहना है यशवंत सिंधे का, जिसने 25 साल तक ऐसे ही हिंदुत्ववादी संगठनों के भीतर काम किया, ऐसे संगठनों को मजबूत किया। जी हां, यशवंत सिंधे का दावा है कि 2003 से लेकर 8 तक पूरे भारत में जितने भी बम ब्लास्ट हुए, लोगों की मौत हुई, सब कुछ बर्बाद हुआ, सांप्रदायिकता फैली, इन सब के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद था। निशाना था मुसलमानों के खिलाफ दंगे करवाना, माहौल बनाना और भाजपा को चुनावी जीत दिलाना। बम ब्लास्ट की साजिश से लेकर बम बनाने तक गजब गजब के आरोप इस व्यक्ति ने उन संगठनों पर लगाया है जिन संगठनों के लोग पिछले 11.5 साल से मुल्क की सत्ता पर काबिज हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जब दावा करते हैं कि देश के भीतर कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो काउंटर होता है कि जो लोग ये करते थे, करवाते थे, उनको सत्ता मिल गई, उनका सपना पूरा हो गया, तो अब ब्लास्ट काहे होगा। ये बात यशवंत सिंधे के आरोपों से बिल्कुल मैच करती है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बम ब्लास्ट के ढेर सारे आरोपियों को बरी कर दिया। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यशवंत सिंधे नाम के हिंदुत्ववादी व्यक्ति ने जो खुलासे किए हैं, आरोप लगाए हैं, उससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता। और हाँ, ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि आरएसएस का निर्माण किसी और लक्ष्य के लिए किया गया था, मगर अब ये संगठन और इनके लोग अपने ही मुल्क को बर्बाद करने में लग गए हैं। मुझे ये सब कुछ देखा नहीं गया। इन संगठनों के बड़े बड़े नेता बम धमाकों में शामिल हैं। पूरी कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोदी सत्ता से लेकर उनकी जांच एजेंसियां, आरएसएस, बीजेपी के साथ साथ न्यायपालिका का जैसा कॉकटेल नजर आ रहा है, वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है, खतरनाक है। जो लोग दिन रात दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनके ऊपर उन्हीं के लोग देशद्रोह का ठप्पा लगा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मालेगांव बम ब्लास्ट किसने किया? कौन था जिसने साजिश रची और मासूमों की जान ली? क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, कोई दोषी नहीं है, पीड़ितों को इंसाफ मिला नहीं और किसी को नहीं पता कि बम किसने फोड़ा। तो क्या ये मान लिया जाए कि मालेगांव में ब्लास्ट अपने आप ही हो गया? क्या बीजेपी की दलीलों को मान लिया जाए कि देश में हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है? क्या अमित शाह की बात मान लिया जाए कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, भगवा आतंकवाद कुछ होता नहीं है? अगर ऐसा है भी तो यशवंत सिंधे के बयानों का क्या होगा? आरएसएस नेताओं पर लगाए गए उनके आरोपों को क्या यूं ही खारिज कर दिया जाए? मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला चाहे जो रहा हो, लेकिन यशवंत सिंधे के सनसनीखेज खुलासे एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं, सनसनी पैदा होने लगी है और मोदी सत्ता, न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और आरएसएस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यशवंत सिंधे कभी आरएसएस का फुल टाइम प्रचारक था और आज उसी संगठन के खिलाफ खड़ा है। द वायर के साथ वीडियो इंटरव्यू में सिंधे ने अपने आरोपों को फिर से दोहराया है और कहा है कि 2006 का नांदेड़ ब्लास्ट कोई हादसा नहीं था। परभणी, पूर्णा और जालाना के धमाके भी हादसा नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे और इस साजिश का कनेक्शन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के टॉप नेताओं से, टॉप वालों से। मगर सवाल यह है कि क्या सिंधे का सच वाकई सच है या ये किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है? और अगर यशवंत सिंधे सच्चाई बयां कर रहा है तो इस देश का असली दुश्मन कौन है? सोचिएगा जरूर, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग दूसरों को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं वो खुद ही देशद्रोह के आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यशवंत सिंधे ने 18 साल की उम्र से आरएसएस के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 25 साल तक हिंदुत्ववादी संगठन के वफादार सिपाही रहे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लिए भी काम किया और आज उन्हीं संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। मगर कुछ साल पहले यशवंत सिंधे ने नांदेड़ की विशेष सीबीआई अदालत में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि 2003 से लेकर 2008 तक देश भर में यानी पूरे मुल्क में जितने भी बम धमाके हुए उनके पीछे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं का हाथ था। एक बार फिर से सुनिए, इन्होंने आरोप लगाया है कि 2003 से लेकर 2008 तक देश भर में हुए बम धमाकों के पीछे आरएसएस और विश्व
हिंदू परिषद के बड़े नेताओं का हाथ था और ये वो दौर था जब ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। शिंदे ने अपने हलफनामे में इंद्रेश कुमार और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता मिलिंद परांडे का भी नाम लिया था। इंद्रेश कुमार आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता हैं। मिलिंद परांडे का कनेक्शन विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा था। शिंदे का दावा है कि ये लोग सत्ता की भूख में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते थे ताकि समाज को बांटा जा सके और बीजेपी को सत्ता में बिठाया जा सके। शिंदे का आरोप है कि 2003 में दक्षिण मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में गोल देउल मंदिर में एक गुप्त मीटिंग हुई थी। इसमें मिलिंद परांडे के 2 करीबी साथियों ने उन्हें बताया था कि जल्द ही बम बनाने की ट्रेनिंग शुरू होगी। हिंदुत्ववादी संगठनों की साजिश पूरे देश में बम धमाके करने की थी। शिंदे से कहा गया कि वो भी इस साजिश में शामिल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा बम धमाके करवाने की जिम्मेदारी ले लें। शिंदे के लिए ये चौंकाने वाला था, लेकिन उसने किसी को पता नहीं लगने दिया कि उसके भीतर क्या चल रहा है और हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि क्या ये 2004 के चुनाव की तैयारी है, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शिंदे ने अपने हलफनामे में 2 टूक कहा कि नांदेड़, परभणी, पूर्णा और जालाना में हुए धमाके उसी साजिश का हिस्सा थे। उसने राकेश धावड़े और रवि देव का नाम लिया जो कथित तौर पर आरएसएस और वीएचपी के छर्रों को बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। रवि देव ने अपना नाम मिथुन चक्रवर्ती रखा हुआ था और लोग उसे इसी नाम से पहचानते थे, जबकि वो विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा का सह संयोजक था। शिंदे के मुताबिक 2003 में महाराष्ट्र के पुणे के पास सिंहगढ़ किले में एक ट्रेनिंग कैंप हुआ था जहां रवि देव ने 20-25 लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। शिंदे का दावा है कि उन्हें केमिकल्स के नाम नहीं पता, लेकिन राकेश धावड़े ही रवि देव को कैंप में लाता था, उनके खाने पीने और ठहरने का इंतजाम करता था। 5 अप्रैल 2006 की रात नांदेड़ में लक्ष्मण राज कोंडवार के घर में धमाका हुआ। इस धमाके में राज कोंडवार का बेटा नरेश और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हिमांशु पानसे मारे गए। शुरू में पुलिस ने इसे पटाखों का ब्लास्ट करार दिया, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई हादसा नहीं था। राज कोंडवार का घर बम बनाने की फैक्ट्री बन चुका था और धमाका गलती से हुआ क्योंकि बम बनाते वक्त ही फट गया। एटीएस का दावा था कि ये बम औरंगाबाद की एक मस्जिद को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। शिंदे का दावा है कि वो हिमांशु पानसे को 1999 से जानता था, जब गोवा में वो दोनों विश्व हिंदू परिषद के फुल टाइम वर्कर थे। शिंदे और पानसे 1995 में जम्मू में हथियारों की ट्रेनिंग करने के लिए गए थे और शिंदे का दावा है कि इंद्रेश कुमार ने उनसे कहा था कि पाकिस्तान जाओ, वहां मुसलमानों को मारो। शिंदे का दावा है कि पानसे नांदेड़ धमाके की साजिश में शामिल था, बावजूद इसके कि उसने कई बार पानसे को समझाने की कोशिश की, मगर पानसे नहीं माना और हिंदुत्ववादी संगठनों की साजिश का शिकार हो गया। नांदेड़ ब्लास्ट की जांच करने वाले पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसएम मुशर्रफ ने अपनी किताब हु किल्ड करकरे में लिखा कि एटीएस ने मर्चेंट नेवी के पूर्व कैप्टन संत कुमार भाटे का बयान दर्ज किया था। भाटे ने कहा था कि मिलिंद परांडे ने उन्हें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जिलेटिन स्टिक्स से बम बनाने की ट्रेनिंग देने को कहा था। परांडे उन्हें एक दूसरे कैंप में भी लेकर गया था जहां 2 पूर्व सैनिकों और आईबी के एक पूर्व अधिकारी ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन जब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो सारा खेल बदल डाला। सीबीआई ने न सिर्फ साजिश और शस्त्र अधिनियम के कई आरोप हटा दिए, बल्कि 2020 में इस केस में क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दी। यशवंत शिंदे ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर उनके लगाए आरोप झूठे हैं तो सीबीआई ने उन्हें गवाह क्यों नहीं बनने दिया, जबकि रवि देव और राकेश धावड़े के बारे में उन्होंने ही सारी जानकारी दी, मगर सीबीआई का कहना था कि वो प्रोफेसर देव की पहचान नहीं कर पाई। शिंदे का दावा है कि रवि देव ही वो प्रोफेसर देव है जिसे सीबीआई ढूंढ रही थी और शिंदे ने सीबीआई को एक फोन नंबर भी दिया था जो रवि देव इस्तेमाल करता था, मगर सीबीआई ने उस नंबर को गंभीरता से नहीं लिया। सीबीआई का यह रवैया इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उठाता है। एक तरफ सीबीआई कहती है कि उसे प्रोफेसर देव की पहचान नहीं मिली, दूसरी तरफ शिंदे के हलफनामे को खारिज करने में जुटी रही, जबकि शिंदे ने अपने हलफनामे में रवि देव की पूरी जानकारी दी थी। शिंदे ने कहा था कि रवि देव 60 साल से ज्यादा उम्र का था, 5 फुट 5 इंच लंबा गेहुआ रंग और ब्राह्मणों की तरह सिर के पीछे चोटी रखता था। मुंबई के फिरोजा मेंशन में शिंदे ने रवि देव से मुलाकात की थी, जहां उसे पता चला कि मिथुन चक्रवर्ती रवि देव का असली नाम नहीं था। सवाल यह है कि क्या सीबीआई ने सच को दबाया? क्या जांच एजेंसियों पर बीजेपी और आरएसएस का दबाव था? और अगर हां, तो इस देश में निष्पक्षता का क्या हुआ? क्या पुलिस और सीबीआई सत्ता के इशारे पर काम करती है, करेगी? बावजूद इसके शिंदे ने अपनी याचिका में मिलिंद परांडे को आरोपी बनाने की मांग की थी, लेकिन सीबीआई और अभियुक्तों के वकील ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि शिंदे 16 साल तक चुप रहा और वो न तो मामले में शिकायत करता है न ही आरोपी है, और सीबीआई का दावा था कि परांडे की कोई संलिप्तता नहीं मिली। मगर यह दावा अपने आप में एक झूठ है, क्योंकि एटीएस की जांच में परांडे का नाम प्रमुखता से आया था और भाटे के बयान
बयान ने भी उसके रोल का पर्दाफाश कर दिया था। फिर सीबीआई ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? क्या इसलिए कि पांडे विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं और उनकी गिरफ्तारी से आरएसएस सहित तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों की साख पर बट्टा लगता? 2004 में कांग्रेस की जीत के बाद पांडे अंडरग्राउंड हो गए थे, मगर उन्होंने बम धमाकों की साजिश रची और इसका ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा गया। शिंदे ने अपने आरोपों में बंगाल के तपन घोष और कर्नाटक के श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक का भी नाम लिया। दावा था कि ये लोग भी साजिश में शामिल थे, जिसका फायदा बीजेपी को 2014 के चुनाव में मिला। तो क्या ये सब सत्ता के इशारे पर हुआ था? क्योंकि नांदेड़ की कोर्ट में जस्टिस AR धमेचा ने शिंदे की याचिका पर सुनवाई शुरू की और सीबीआई से जवाब मांगा, लेकिन अचानक से केस को दूसरे जज मराठे को ट्रांसफर कर दिया गया। सुनवाई टाल दी गई। कारवां के मुताबिक नांदेड़ की जिला अदालत ने 17 जनवरी 2023 को शिंदे की याचिका को खारिज कर दिया था और कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शिंदे के गवाह बनने की अपील को भी तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिंदे ने पहले जांच एजेंसी से संपर्क नहीं किया। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो 3 मार्च 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी शिंदे की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शिंदे के पास एप्लीकेशन दायर करने का कोई कानूनी आधार नहीं था। ट्रायल समाप्त हो चुका था और सभी आरोपी 4 जनवरी 2025 को बरी हो चुके थे। शिंदे का आरोप है कि जज धमेचा पर दबाव था। मिलाड खुद नीचे देखकर बात कर रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई डर हो। सवाल यह है कि क्या निचली अदालतों पर सत्ता का दबाव है? इस दबाव को 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालतों के फैसले को देखिए कि किस तरह जजों ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई ताकि उनकी संसद सदस्यता खारिज हो जाए, और निचली अदालतों के फैसलों को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। इसलिए इस बात से इनकार बहुत मुश्किल है कि निचली अदालतों पर सत्ता का दबाव नहीं होता या कम होता है। मजेदार बात यह है कि निचली अदालतों के जजों पर दबाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है, सिवाय इसके कि वो निचली अदालतों के फैसलों पर रोक लगा दे। अगर उससे न्यायपालिका की इज्जत का फालूदा बनता है। दवायर के इंटरव्यू से पहले शिंदे के खुलासों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तब लिखा था कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक यशवंत शिंदे ने अपने हलफनामे में संगठन के राष्ट्र विरोधी कारनामों का खुलासा किया है। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और क्या हो सकती है? दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिंदे ने साहस के साथ सच बोला है, लेकिन अब उनकी जान को खतरा है। मुंबई पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मगर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ओर से कोई बयान नहीं आया। वीएसपी के महासचिव विनोद बंसल ने कहा कि उन्हें शिंदे के हलफनामों की कोई जानकारी नहीं है, और संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने शिंदे के दावों को अफवाह करार दिया और यह भी कहा कि शिंदे के पास कोई सबूत नहीं है, वो बस सुनी सुनाई बातें कर रहा है। मगर सवाल यह है कि अगर शिंदे के आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, तो आरएसएस और वीएसपी वाले खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? शिंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहे? शिंदे का दावा है कि 2003 से 2008 के बीच हुए बम धमाके, चाहे वो नांदेड़ का ब्लास्ट हो, परभणी, पूर्णा, जालाना, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ या मालेगांव का धमाका हो, सभी एक ही साजिश का हिस्सा थे ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को लाभ मिले, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा सके और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। साथ ही साथ ये बताया जा सके कि देखो कांग्रेस की सरकार कुछ संभाल नहीं पा रही है। और 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इन धमाकों को भगवा आतंकवाद नाम दिया था। 25 अगस्त 2010 को दिल्ली में डीजीपी और आईजीपी के सम्मेलन में चिदंबरम ने 2008 के मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, 2007 के मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। चिदंबरम ने कहा था कि इन घटनाओं में भगवा आतंकवाद के रूप में एक नया खतरा उभर रहा है, जिसका संबंध हिंदुत्ववादी संगठनों से हो सकता है। तत्कालीन गृह मंत्री के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था और तब चिदंबरम ने कहा था कि उनका उद्देश्य किसी धन को बदनाम करना नहीं है, बल्कि जांच में मिले कथित संकेतों को उजागर करना था। और ये शब्द तब और चर्चा में आया जब मालेगांव ब्लास्ट केस में अभिनव भारत जैसे संगठनों की कथित संलिप्तता सामने आई, प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। इसलिए यशवंत शिंदे के आरोपों को हल्के में लेना ठीक नहीं लगता, क्योंकि खुद शिंदे ने कबूला है कि 1995 में वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में बरी हो गया। मगर उसने हमले की जिम्मेदारी ली। शिंदे ने कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन जब देखा कि ये लोग देश को जलाने की साजिश रच रहे हैं तो उसका जमीर जाग गया। और उसका ये भी दावा है कि उसने विश्व हिंदू परिषद की बम ब्लास्ट की बहुत सारी प्लानिंग को नाकाम किया, क्योंकि वो हिंसा का समर्थन नहीं करता था। अब सवाल ये है कि शिंदे के खुलासे क्या किसी काम के हैं, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी हो गए। इसलिए जनता को यह समझना होगा, आपको समझना होगा कि शिंदे जो कह रहा है वो कितना सच है। और इसके लिए आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले 11 साल में मोदी सत्ता ने किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का